Welcome to DTH, Decoding the Hindu. We are here to decode the Hindu for all those examinations where you are needed to be updated with current affairs of national and international importance. Today's lecture is going to be very important, so please watch the video till last. And if you think that my efforts are worth appreciating, then please do like the video, subscribe my channel and share the video with your friends as well. So let's get started. आज है 3 फरवरी. सबसे पहले एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे. उससे होगा क्या, आपको आइडिया लग जाएगा कि जो भी हम न्यूज़ एनालिसिस पढ़ते हैं वो एग्जाम में किस टाइप से पूछा जा सकता है, कैसे क्वेश्चन उससे बन सकता है. तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है. अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वीडियो के लास्ट में हम इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे. क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आइटम्स is included in India's foreign exchange reserves? A. Foreign currency assets, special drawing rights and loans from foreign countries. B. Foreign currency assets, gold holdings of the RBI and SDRs. C. Foreign currency assets, loans from the World Bank and SDRs. D. Foreign currency assets, gold holdings of the RBI and loans from the World Bank. देखिए, इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन का क्वेश्चन है. अगर आपने बेसिक बुक्स रीड कर रखी हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर आना चाहिए. आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर लिखना है, सो दैट आपका सबकॉन्शियस माइंड टॉपिक्स को लंबे समय तक याद रख पाएगा. अब एक क्योट देख लेते हैं. क्योट क्या है हमारे पास, डोंट डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द वीक एंड स्ट्रॉन्ग और सक्सेसेस एंड फेलियर्स, डिवाइड द वर्ल्ड इनटू द लर्नर्स एंड नॉन लर्नर्स. किसकी क्योट है ये, बी बार्बर की. नोट डाउन आपको करके रख लेना है, ऐसे एथिक्स में हेल्पफुल हो सकती है. न्यूज़ एनालिसिस की तरफ चलेंगे, बट उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे. अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें. आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है, मुझे पता चलता है कि मैं कैसा कंटेंट दे पा रही हूँ. और आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए सीरियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको कैसा लग रहा है लेक्चर, और लाइक तो आपको करना ही है. फर्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, अडानी क्रैश केस जो चल रहा है उसके लिए अपोजिशन क्या कह रही है कि जेपीसी प्रोब किया जाए. जेपीसी मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, सो दैट वो इस मामले को, वो इस मैटर को अच्छे से छानबीन कर पाए. क्योंकि क्या है, बहुत बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट इस मैटर के साथ जुड़ा हुआ है और काफ़ी सारे लोगों की सेविंग्स जो है उनके ऊपर रिस्क बना हुआ है. इसलिए अपोजिशन पार्टीज ये डिमांड कर रही है कि पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं जैसे कि एसबीआई और एलआईसी, इन इंस्टीट्यूशंस का हाई एक्सपोजर किया जाए, सो दैट सारा जो सच है वो लोगों के सामने आए और एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पूरे इशू के लिए बनाई जाए. तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, दो तीन चीज़ें हैं. एक तो हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है. दूसरा हम एसबीआई का बैकग्राउंड देखेंगे और तीसरा हम एलआईसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. पूरा लेक्चर बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, बहुत ही फ्रूटफुल होने वाला है, तो आपको लेक्चर को बिना स्किप किए हुए देखना है. जेपीसी क्या है, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को इसलिए सेटअप किया जाता है जब भी पार्लियामेंट के सामने कोई पर्टिकुलर बिल आता है उसको एग्जामाइन करने की बात जब आती है तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप किया जाता है. या फिर अगर गवर्नमेंट एक्टिविटी में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखी जा रही है तो उस टाइम उन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के पर्पज से भी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप किया जा सकता है. ये एक एडहॉक बॉडी होती है, मतलब टेम्परेरी बॉडी होती है ये. इसको कुछ टाइम के लिए, गिवन टाइम के लिए सेटअप किया जाता है और इसका एम क्या होता है कि एक स्पेसिफिक इशू को ही एड्रेस करती है, मतलब उसके अलावा किसी भी इशू को ये कंसिडर नहीं करेगी. किसी एक स्पेसिफिक इशू के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा. कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले अगर आपको जेपीसी बनानी है तो एक हाउस में मोशन को पास होना होगा और दूसरे हाउस को उसको सपोर्ट करना होगा. जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे. नंबर ऑफ मेंबर्स वेरी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जो लोकसभा मेंबर्स जो भी लिए जाएंगे इस कमेटी में वो ट्वाइस एज नंबर ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, मतलब राज्यसभा के अगर मान लो 2 मेंबर्स हैं तो लोकसभा के 4 मेंबर्स इस जेपीसी में ज़रूर होंगे. पावर एंड फंक्शन की बात करें तो जेपीसी जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट की डिमांड कर सकती है मैटर से रिलेटेड, या फिर कोई भी एविडेंस कलेक्ट कर सकती है इन ओरल एंड रिटन फॉर्म. जो प्रोसीडिंग्स और फाइंडिंग्स होंगी इस कमेटी की वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएंगी एक्सेप्ट इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब
मेनली तो सारी इसकी प्रोसीडिंग्स को कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाएगा, लेकिन अगर कुछ पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है, पब्लिक को शो करना या फिर पब्लिक के सामने एक्सपोज करना, केवल उन्हीं मैटर्स को, उन्हीं फाइंडिंग्स को पब्लिक के सामने रखा जाएगा। और गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकती है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को छुपा के रखना है, अपने पास रखना है, अगर वो स्टेट के इंटरेस्ट और उसकी सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। स्पीकर का फाइनल डिसीजन होता है। अगर कोई एविडेंस ये जेपीसी कलेक्ट करना चाहती है, उसके ऊपर कोई डिस्प्यूट आ जाता है कैसा भी, तो उस पे स्पीकर का डिसीजन फाइनल हो जाएगा। जो कमेटी है ये इंटरेस्टेड पार्टीज को इंक्वायरी के लिए बुला सकती है, या फिर कुछ लोगों को अगर अपने सामने बुलाना चाहे तो ये जेपीसी उनको भी समन कर सकती है। जब कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देती है पार्लियामेंट में, उसके बाद इसको डिसबैंड कर दिया जाता है। आई होप आपको जेपीसी के बारे में अच्छे से समझ आया होगा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एसबीआई और एलआईसी के बारे में। तो एसबीआई की हिस्ट्री थोड़ी सी देखें तो इस बैंक को 1806 में कैलकटास बैंक के नाम से इस्टेब्लिश किया गया था, सो दैट इंडियंस को एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जा सके। 1809 में क्या हुआ कि रॉयल चार्टर ग्रांट किया गया, उसके बाद इसका नाम रख दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे इस्टेब्लिश किया गया और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास को इस्टेब्लिश किया गया। ये तीनों बैंक्स जो थे इनको कंबाइंडली प्रेसिडेंसी बैंक्स के तौर पे रिकॉग्नाइज भी किया गया। जो प्राइवेट सब्सक्राइबर्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स थे, ये एक सिंगल प्रेसिडेंशियल बैंक को ऑपरेट करते थे। ये जो ऐसे बैंक्स थे, प्रेसिडेंशियल बैंक्स थे, इनको प्रेफरेंशियल राइट्स दिए गए थे। पूरे नेशन में ये करेंसी इशू करते थे और इसका मतलब 1861 तक इंडिया की गवर्नमेंट ही इन बैंक को कंट्रोल कर रही थी। ये जो तीनों बैंक थे ये एक साथ 1921 में आए, फिर इनका नाम कंबाइंड करके रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जैसे जैसे टाइम पास हुआ और हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री ने प्रोग्रेस की, तो इंडिया का इंपीरियल बैंक हमारी कंट्री का लार्जेस्ट कॉरपोरेट बैंक बन गया। उसका नाम हो गया एसबीआई। जो इंडियन गवर्नमेंट है और इंडियन रिजर्व बैंक है, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने 1955 में इस इंपीरियल बैंक का या फिर इस एसबीआई का जॉइंट कंट्रोल एज्यूम कर लिया था। जो सब्सिडी बैंक एक्ट है उसकी रेगुलेशन के अंडर या उसकी रेगुलेशंस के साथ जो भी एंटरप्राइजेस बैंक सब्सिडीज थे, मतलब जो एंटरप्राइजेस थे जिनको प्रिंसली स्टेट्स गवर्न करती थी, उनको अब बैंक सब्सिडीज बना दिया गया, मतलब बैंक के अंडर उनको ला दिया गया। 2007-8 में क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने आरबीआई से इस स्टेट बैंक का सारा शेयर खरीद लिया, सो दैट कोई भी अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कम किया जा सके। जो आरबीआई है उसने बाद में क्या किया कि ये जो सेंट्रल बैंक की जॉब थी उसको मर्ज कर दिया सुपरवाइजिंग और बैंकिंग कंट्रोलिंग की। अब एसबीआई के ऑपरेशंस की बात करें तो सबसे पहला काम इसका क्या है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रोवाइड करवाना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और पब्लिक और डिपॉजिट अलाउ करता है और इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिट भी अलाउ करता है। ये एसबीआई कंपनीज को लोन्स प्रोवाइड करवाता है जो इसको लगता है कि जिनको फंडिंग मिलनी चाहिए केवल उन कंपनीज को। ये गोल्ड को भी सेल और बाय करता है। ये इंडिया नहीं, इंडियन कोऑपरेटिव बैंक और आरबीआई का रिप्रेजेंटेटिव रोल भी प्ले करता है। ये फॉरेन एक्सचेंज पेमेंट्स को भी अट्रैक्ट और सेल करता है। एसबीआई स्टेट प्रॉपर्टी एडमिनिस्टर और बोर्ड मेंबर के पार्ट में भी प्रोसीडिंग्स में भी पार्ट लेता है। और एक चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंटली ध्यान रखनी है वो क्या है कि एसबीआई को इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदने की अलाउंस नहीं दी गई है, लेकिन एक ऑफिशियल कमर्शियल पर्पसेस के लिए बिल्डिंग्स खरीद सकता है। आपको ध्यान रखना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एसबीआई नहीं खरीद सकता, ना ही इसके पास बिल्स को रीडिस्काउंट करने की कोई पावर होती है। सर्विसेज की बात करें तो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं एसबीआई के द्वारा, डिफरेंट सेक्शंस में सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। एग्रीकल्चर, रूरल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, एनआरआई सर्विसेज, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इंटरनेशनल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, अदर सर्विसेज, ये सभी एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती हैं। आई होप आपको एसबीआई अच्छे से समझ आया है। एलआईसी के बारे में थोड़ा सा देखें तो एलआईसी एक गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट कंपनी है
जो कि लाइफ इंश्योरेंस एक्ट के अंडर सेटअप की गई थी। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। मैंने आपको बताया स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस्टेब्लिश की गई 1956 में, हेडक्वार्टर इसके मुंबई में है। इसका एम क्या है कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना सर्विस एंड प्रोडक्ट्स के थ्रू एज कम्पेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स। मतलब उन्हें हाई रिटर्न प्रोवाइड करवाना उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर, जो उन्हें बाकी इन्वेस्टमेंट प्लेयर्स नहीं देते, उससे ज़्यादा रिटर्न सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाना। और एलआईसी को पूरा का पूरा गवर्नमेंट ओन करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको पूरा आर्टिकल अच्छे से समझ आया है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आर्टिकल और लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली गई थी। उसमें क्या था, पेटिशनर ने ये क्वेश्चन किया कि जब हमारे कंट्री में, एक मिनट, जब हमारी कंट्री में 1 पर्सन 1 वोट 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रोविजन है, तो क्यों एक पर्सन को 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से साइमल्टेनियसली पोल्स कंटेस्ट करने की अलाउंस दी जाती है। मतलब जो हमारा आरपीए एक्ट है उसका सेक्शन 33 क्या कहता है कि कोई भी पर्सन जो है वो साइमल्टेनियसली 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ सकता है। उसके खिलाफ इस पेटिशनर ने अपनी प्ली सुप्रीम कोर्ट में डाली है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि ये जो मैटर है ये एक लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मैटर है, इसलिए इसको देखने का काम है पार्लियामेंट का, ये काम सुप्रीम कोर्ट का या फिर जुडिशरी का नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है आरपीए एक्ट। आरपीए एक्ट में काफ़ी सारे चेंजेस लाए गए हैं टाइम टू टाइम, तो मैं आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश करूंगी और आपको भी अच्छे से सुनना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। आरपीए एक्ट का बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 15 में आर्टिकल्स 324 से 329 तक कंट्री के इलेक्टोरल सिस्टम के बारे में बात की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को सभी लॉज बनाने की पावर दी है। कोई भी ऐसा मैटर जो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के इलेक्शन से रिलेटेड है, उन सभी पे लॉज केवल पार्लियामेंट बना सकती है। गवर्नमेंट ने पहली बार आरपीए को 1950 में इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट हमारी कंट्री में इलेक्शंस को रेगुलेट किया जा सके। और इस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू सीट एलोकेशन की बात की गई है। इलेक्शंस के लिए वोटर की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो बताया गया है। लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिलिमिटेशन कैसे किया जाएगा वो बात की गई है। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक्सटेंट है वो डिटरमाइन किया जाएगा डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। ये बात आरपीए 1950 में कही गई थी। जो हमारे इंडियन प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को अल्टर कर सकते हैं जब इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करने के बाद। इलेक्टोरल रोल बनाने का काम की बात की गई थी। और कोई भी पर्सन एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एनरोल नहीं करेगा, मतलब उसका एक ही वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड या फिर इंडियन सिटीजन नहीं पाया जाता तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है वोटिंग से। आरपीए एक्ट 1951 में जो लाया गया उसमें क्या कहा गया कि इंडिया में इलेक्शंस कैसे कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसके लिए प्रोविजंस लाए गए इस एक्ट में। इसमें करप्शन की बात की गई और इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी इलीगल एक्टिविटीज होती है उनकी बात की गई। इस एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट है तो उसका रिड्रेस कैसे किया जाएगा उन मैटर्स के बारे में भी बात की गई। और इसमें एमपी और एमएलए के क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ग्राउंड्स के बारे में भी बात की गई। फिर 1966 में अमेंडमेंट एक्ट लाया गया आरपीए में। इसमें जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स से उनको अबॉलिश किया गया, ध्यान रखना है आपको, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को अबॉलिश इसमें किया गया। इलेक्शन पेटिशंस अब डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएंगी, लेकिन अगर प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में कोई डिस्प्यूट है तो वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगा। फिर 1988 में भी आरपीए में कुछ अमेंडमेंट किए गए। इसमें क्या किया गया कि ये जो बूथ कैप्चरिंग हो जाती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को कैप्चर कर लिया जाता है, तो वहाँ कैसे काउंटर मैंडेटिंग होगी पोलिंग की, उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न बनाए गए इस एक्ट में। फिर 2002 में अमेंडमेंट करके क्या किया गया, इसमें
सेक्शन 33A को ऐड किया गया है इस एक्ट में और यहाँ RTI को प्रोवाइड करवाया गया है। ध्यान रखना है आपको 2002 वाले अमेंडमेंट में सेक्शन 33A को ऐड करके RTI प्रोवाइड करवाया गया। इसके बाद वोटर्स के पास ये राइट था कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्शन लड़ रहे हैं उनके पूर्वजों के बारे में वोटर्स जान पाए। जो कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी पूरी की पूरी कोई भी उन्होंने अगर ऑफेंस किया है या फिर कभी उन्हें जेल हुई है उसके बारे में उन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देनी होगी जब अपना नाम वो नॉमिनेट करेंगे, अपनी नॉमिनेशन फाइल करेंगे। इस अमेंडमेंट में अपनी एसेट्स को डिक्लेयर करने का प्रोविज़न भी दिया गया और जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा वो अपनी एसेट और लायबिलिटी दोनों को डिक्लेयर करेगा लोगों के सामने। फिर आरपीए बिल लाया गया 2010 में, अमेंडमेंट बिल। इस बिल में क्या कहा गया था, ऐसे इंडियंस जो एनआरआई है उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाएं, लेकिन एनआरआईज को इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं दिया गया इस अमेंडमेंट के अंदर भी। आपको ध्यान रखना है केवल राइट टू वोट देने की बात की गई थी, इलेक्शन लड़ने की बात नहीं की गई थी। और अगर एनआरआई जो है वो प्रेजेंट है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पोलिंग के दौरान तभी वो वोट कर सकते हैं। अगर वो एब्सेंट है उस टाइम उनके वोट को नहीं माना जाएगा या फिर वो वोट नहीं कर सकते। फिर 2013 में भी बिल लाया गया एक अमेंडमेंट बिल, ये दोनों हाउसेस के द्वारा पास कर दिया गया। इसने क्या चेंज किया कि अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है या फिर जेल में है तो वो भी इलेक्शन के लिए अपना नाम नॉमिनेट कर सकता है और इलेक्टोरल रोल पे उसका नाम एंटर किया जा सकता है। अगर उसको वोटिंग से प्रोहिबिट कर रखा है तो भी, मतलब इस अमेंडमेंट बिल में क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले एक बार ये कह दिया था कि अगर कोई पर्सन जेल में है, पुलिस कस्टडी में है तो वो वोट नहीं कर सकता, ना ही वो इलेक्टर हो सकता है, ना ही वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर सकता है। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू ये चेंज किया गया कि अगर कोई पुलिस कस्टडी में है या जेल में है तो उसके पास वोटिंग का राइट तो नहीं है, लेकिन वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। अब आरपीए अमेंडमेंट बिल 2017 में बिल आ गया जो लोकसभा ने पास भी कर दिया था। इसमें एनआरआईज को प्रॉक्सी वोटिंग के लिए अलाउ किया गया और इसके रिगार्डिंग कुछ एक्ट लाए गए, कुछ चेंजेस लाए गए, कुछ प्रोविजंस इसमें ऐड किए गए और जो ये आरपीए एक्ट है इसको जेंडर न्यूट्रल भी इस बिल के थ्रू बनाया गया। अब सेलिएंट फीचर्स की बात करें आरपीए एक्ट की, तो कुछ फीचर्स इसमें क्या है कि कोई क्वालिफाइड वोटर ही इलेक्शन लड़ सकता है लोकसभा और राज्यसभा में। जो सीट्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप की कम्युनिटीज के लिए रिजर्व की गई हैं, केवल उन्हीं के कैंडिडेट्स उन सीट्स पे इलेक्शंस लड़ सकते हैं। अगर कोई पर्सन किसी भी तरह से डिसक्वालीफाई किया जाता है, किसी भी वजह से गिल्टी पाया जाता है तो अ, उसको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब वो गिल्टी कौन कौन से एरियाज में पाया जाए, अगर वो दो क्लासेस के बीच में एनिमिटी और हेट्रेड को फैलाता पाया जाए, इन इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करता पाया जाए, ब्राइबरी लेता पाया जाए, रेप या किसी और क्राइम में इन्वॉल्व हो, रिलीजियस डिसहार्मनी फैला रहा हो, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहा हो या फिर प्रोहिबिटेड गुड्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता हो, इलीगल ड्रग्स को सेल या कंज्यूम कर रहा हो, टेररिज्म में एंगेज हो किसी तरह या फिर 2 साल तक वो एटलीस्ट जेल में रह चुका हो, उस टाइम पे उसको 6 साल के लिए इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और कोई कैंडिडेट अगर किसी करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है या फिर किसी रिलेटेड गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। और अगर कोई कैंडिडेट अपने एसेट डिक्लेयर नहीं करता उस टाइम भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसलिए सभी कैंडिडेट्स के लिए अपने एसेट और लाइबिलिटी को विद इन 90 डेज फ्रॉम ओथ टेकिंग डे, तब से लेके उन्हें 90 डेज का टाइम दिया जाता है और उन्हें अपनी एसेट और लाइबिलिटी डिक्लेयर करनी होती है। इस एक्ट में ही ये कहा गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। कोई भी अगर नाम में चेंज करता है या पार्टी के ऑफिस का एड्रेस चेंज करता है तो वो भी कमीशन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। कोई पार्टी अगर इंडिविजुअल या किसी कंपनी से डोनेशंस लेती है जो कि गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी नहीं है तो उसको अलाउंस दी जाती है, लेकिन फॉरेन एंटिटीज से कोई भी कंट्रीब्यूशन लेना पार्टी के लिए प्रोहिबिटेड है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 20,000 से ऊपर की अगर डोनेशन लेती है
किसी भी पर्सन या कंपनी से, तो उसको वो डोनेशन रिपोर्ट करनी होगी। अब कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब कहलाती है, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं नेशनल पार्टी के लिए। कोई पार्टी 6% वोट वैलिड वोट असेंबली इलेक्शंस में 4 से ज़्यादा स्टेट्स में जीत चुकी हो, या फिर लोकसभा में 3 स्टेट से एटलीस्ट 2% वोट उसने सिक्योर किए हों, तब उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी कब बनेगी, जब उस स्टेट असेंबली इलेक्शंस में 6% वोट उसने मिनिमम लिए हों, या फिर कम से कम टोटल सीट्स जितनी है उनका 3% उस इलेक्शन में उस पार्टी ने लिया हो, तब उसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी माना जाता है। और कैंडिडेट्स को लोकसभा इलेक्शंस के लिए 25,000 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे भरने होते हैं, और बाकी अदर इलेक्शंस के लिए 12,500 रुपीज़। जो कैंडिडेट्स SC ST से बिलोंग करते हैं उनको इस सिक्योरिटी डिपॉजिट में 50% रिडक्शन दिया जाता है। अगर RPA एक्ट के अंडर कोई भी ऑफेंसेस करता है, तो मैंने आपको बता दिया कौन कौन से ऑफेंसेस यहाँ डिक्लेयर किए गए हैं, डिफाइन किए गए हैं। कौन कौन से हैं, हेट्रेड या एनिमिटी कोई फैलाते हुए पाया जाए, या फिर कोई अपनी ऑफिशियल ड्यूटी को ब्रीच करता हुआ पाया जाए, या फिर इलीगल तरीके से कैंडिडेट को सपोर्ट करे, बूथ कैप्चरिंग या फिर बैलेट पेपर को रिमूव कर दे, किसी भी लिक्वर की सेल में एंगेज हो, या फिर पब्लिक मीटिंग अनाउंस कर दे वोटिंग के 48 आवर्स के अंदर, तो भी ये सभी ग्राउंड्स बन जाते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के। आई होप आपको समझ आया होगा। RPA एक्ट मैंने बहुत डिटेल में बताया, हर अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। अगेन कहना चाहूँगी, लेक्चर हेल्पफुल लग रहा है, फ्रूटफुल लग रहा है, तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट एक जो प्ली उसके पास गई है गवर्नमेंट के पास, उसको रिव्यू करेगी NGT के अगेंस्ट। जो NGT ने फाइन लगाया है दिल्ली गवर्नमेंट पे लैंड फिल्स के वजह से। NGT ने एक एनवायरमेंटल कंपनसेशन के तौर पे दिल्ली गवर्नमेंट पे 900 करोड़ का फाइन लगाया है, क्योंकि NGT का कहना है कि 3 करोड़ टन ऑफ अनडिस्पोज्ड वेस्ट 3 लैंडफिल्स में डाला गया है बाय दिल्ली गवर्नमेंट। तो आपको पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा इशू पता होना चाहिए क्या चल रहा है हमारे देश में। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए है NGT। NGT के बारे में देखेंगे। NGT क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसको नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट जो कि 2010 में लाया गया, उसके अंडर सेटअप किया गया था। मतलब ये क्या हो जाती है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी। और इसका काम क्या था कि जो भी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड केसेस हैं उनका इफेक्टिव और एक्सपीडिशियस डिस्पोज करना, और हमारे फॉरेस्ट को और अदर नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना। NGT का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके साथ ही इंडिया वर्ल्ड में ऐसी थर्ड कंट्री बन गया जिसने एक स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल बनाया हो। इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसको बना चुके हैं, लेकिन इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट में फर्स्ट ऐसी कंट्री है जिसने इसको बनाया था। NGT का काम क्या है, जो भी केस आता है NGT के पास, उसको 6 मंथ के अंदर अंदर उसका डिस्पोज किया जाए, और फाइनली उसकी अपील 6 मंथ के अंदर सुनी जाए। 5 प्लेसेस हैं इसकी सिटिंग की। न्यू दिल्ली प्रिंसिपल प्लेस है, इसके अलावा भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में भी इसके ऑफिसेज हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो इस ट्राइब्यूनल में चेयरपर्सन होंगे, जुडिशियल मेंबर्स होंगे और एक्सपर्ट मेंबर्स होंगे। सभी 3 साल के लिए, या फिर जब तक उनकी एज 65 ईयर्स नहीं हो जाती तब तक ऑफिस को होल्ड करेंगे, जो भी कम होगा इसमें। और रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल ये लोग नहीं होंगे। जो चेयरपर्सन है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसल्ट करके। एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, सो दैट जो जुडिशियल मेंबर्स है और एक्सपर्ट मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट किया जा सके। एटलीस्ट 10 और मैक्सिमम 20 फुल टाइम जुडिशियल मेंबर्स और एक्सपर्ट मेंबर्स इस ट्राइब्यूनल में होंगे। पावर और जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इस ट्राइब्यूनल का जुरिस्डिक्शन ऐसे सभी सिविल केसेस में है जहां एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन इन्वॉल्व होगा। मतलब जहां एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई भी लीगल राइट एनफोर्स करने की बात आएगी। अक्टूबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया कि NGT जो है वो एक यूनिक फोरम है जो सुओ मोटो भी काम कर सकता है, और अपने आप हमारी कंट्री में कहीं भी एनवायरमेंटल इश्यूज ले सकता है। मतलब एनवायरमेंटल इश्यूज पे सुओ मोटो काम NGT कर सकता है। और SC के अकॉर्डिंग जो NGT का रोल है वो केवल एडजुडिकेटरी नहीं है,
ये काफ़ी वाइटल रोल्स परफॉर्म करती है, जो कि प्रिवेंटिव होते हैं, एमिलियोरेटिव होते हैं और रेमेडियल नेचर के होते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ये कोर्ट की तरह, तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ साथ इसके पास एपिलेट जुरिस्डिक्शन भी है, जैसे कि कोर्ट के पास होता है। ये ट्राइब्यूनल जो होगा इसका, वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। इसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के हिसाब से गाइड किया जाता है। मतलब नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल ध्यान में रखते हुए ये ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन देती है। जब कोई भी डिसीजन ऑर्डर दिया जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अप्लाई किया जाएगा, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल को और पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को। एनजीटी किसी भी ऑर्डर से क्या क्या कर सकती है, जो पॉल्यूशन या फिर एनवायरमेंटल डैमेज के विक्टिम्स हैं उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करवा सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी डैमेज है उसको रेस्टिट्यूट कर सकती है, कोई भी अदर एनवायरमेंट का एरिया है उसको भी रेस्टिट्यूट ये कर सकती है। और ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन होगा या ऑर्डर होगा उसके अंदर एक सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है। अगर कोई भी एनजीटी एक्ट के कंप्लायंस करता हुआ नहीं पाया जाता, मतलब एनजीटी जो ऑर्डर दे रही है उसके साथ कंप्लाई करते हुए अगर कोई नहीं पाया जाता है तो उसके ऊपर पेनल्टी भी एनजीटी लगा सकती है। इम्प्रिजनमेंट 3 साल तक जा सकती है, फाइन 10 करोड़ रुपीज तक जा सकता है, या फिर दोनों ही फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों दी किए जा सकते हैं। कोई भी अपील अगर एनजीटी के खिलाफ करना चाहता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, और आपको ऐसा डेट ऑफ कम्युनिकेशन से विद इन 90 डेज करना होगा। एनजीटी सिविल केसेस के साथ डील करती है। मेनली 7 लॉज ऐसे हैं एनवायरनमेंट के जिसके जो एनजीटी के अंडर आते हैं। कौन कौन से 7 लॉज हैं? द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। कोई भी वायलेशन करता हुआ पाया जाता है इन लॉज का तो उनको एनजीटी के सामने चैलेंज किया जा सकता है। आई होप आपको एनजीटी के बारे में अच्छे से समझ आया है, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है कि पंजाब की जो जेल है वहाँ 42% जो कैदी हैं वो नारकोटिक केसेस के अक्यूज हैं या फिर कन्विक्ट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा प्रोपोर्शन जो है वो लोग नारकोटिक केसेस की वजह से जेल में है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो आपको जस्ट ये थोड़ा सा डाटा याद रखना है कि 42% ऑफ इनमेट्स इन पंजाब प्रोविजन आर एक्यूज्ड इन नारकोटिक्स केसेस। इस डाटा को आप यूज़ कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में। दूसरा, इसमें क्या बात की गई है, ये जो स्टडी की गई है ये किसने बताई है? ये पंजाब स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने। तो यहाँ नालसा के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये तो स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है। हम नेशनल स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कि ये जो सभी कन्विक्ट्स हैं इनको एनडीपीएस एक्ट के अंडर कन्विक्ट किया गया है। तो एनडीपीएस एक्ट के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले नालसा के बारे में पहले एनडीपीएस के बारे में देखते हैं। एनडीपीएस का मतलब नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ये जो एनडीपीएस एक्ट है ये किसी भी पर्सन को जो नारकोटिक ड्रग हैं या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस हैं उनके प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन, पोजेशन, सेल, परचेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कंजप्शन, इन सभी से प्रोहिबिट करता है। इसको 1985 में इनेक्ट किया गया था और इसको 3 बार अमेंड किया जा चुका है, 1988, 2001 और 2014 में। एक्ट के अकॉर्डिंग नारकोटिक ड्रग्स में क्या क्या आएगा? कोका लीफ, कैनाबिस जिसे हेम्प भी कहते हैं, ओपियम, पॉपी स्ट्रॉ। और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस में क्या आएगा? कोई भी ऐसा नेचुरल या सिंथेटिक मटेरियल या फिर कोई सॉल्ट या ऐसा कोई भी सॉल्ट या कोई भी ऐसी चीज जो कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस कन्वेंशन ऑफ 1971 के अंडर प्रोटेक्ट की जाती है। पेनल्टीज जो होंगी काफ़ी सीवियर होंगी। ड्रग एब्यूज या उसकी ट्रैफिकिंग के कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करते हुए दी जाएंगी। जो ऑफेंसेस होंगे इस एक्ट के अंडर उनमें 1 साल से 20 साल तक के बीच आपको जेल हो सकती है और फाइन भी होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्राइम कि कितना बड़ा क्राइम है उसी हिसाब से आपको फाइन लगेगा। इस एक्ट के अंडर जो कोई अगर ऑफेंस कमिट करने का अटेम्प्ट भी करता है, ट्राई भी करता है, तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट होगी। अगर कोई कमिट करने के लिए मतलब कोई ऑफेंस करने के लिए तैयारी कर रहा है उस टाइम उसको हाफ पेनल्टी लगेगी।
अगर कोई एक बार ऑफेंस करने के बाद दोबारा रिपीट करता है तो उसको 1.5 टाइम लगेगी पेनल्टी, मतलब 1.5 टाइम पेनल्टी लगेगी। और कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। आपको ध्यान रखना है, इसमें डेथ पेनल्टी का प्रोविजन भी आ जाता है। जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उसको 1986 में इस एनडीपीएस एक्ट के अंडर ही कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और एनसीबी नोडल एजेंसी है जो कि बाकी सारी मिनिस्ट्रीज, ऑफिसेज, सेंट्रल एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करती है सो दैट हमारी कंट्री में जो ड्रग लॉ है उसको अच्छे से एनफोर्स किया जा सके और ड्रग अब्यूज़ के जो भी मैटर्स हैं उनको अच्छे से रिजॉल्व किया जा सके। इस एक्ट के अंडर जो है कोई भी पर्सन ड्रग रिलेटेड ऑफेंस में अगर कन्विक्टेड पाया जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा सकता है और गवर्नमेंट उसको सीज कर सकती है, फ्रोज कर सकती है। जो भी ऑफेंसेस हैं एनडीपीएस एक्ट के अंडर वो नॉन बेलेबल हैं। ध्यान रखना है, बेल नहीं मिलेगी इनमें। कोई भी रिलीफ ड्रग कन्विक्ट के द्वारा नहीं लिया जा सकता जब उसकी टर्मिनेशन, रेमिशन या फिर कम्यूटेशन पास हो जाएगी। अमेंडमेंट्स किए हैं इसमें 3 बार। तो 2014 वाला जो अमेंडमेंट था उसने एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शन को थोड़ा आसान कर दिया और इनको मोर एक्सेसिबल बना दिया सो दैट पेन रिलीफ और पैलिएटिव सब्सटेंसेस में इनको यूज़ किया जा सके। जस्ट ये चेंज है इसमें। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एनडीपीएस एक्ट छोटा सा ही था, इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अब नालसा के बारे में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नालसा को 1995 में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंडर फाउंड किया गया था। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाता है जिसका काम क्या था कि जो लीगल एड प्रोग्राम्स है उनकी इफेक्टिवनेस को मॉनिटर और रिव्यू करना और जो भी लीगल सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड करवाने के लिए रूल्स बनाना। तो ये फंडिंग भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को ग्रांट भी प्रोवाइड करवाता है और एनपीओस की भी हेल्प करता है सो दैट हमारी कंट्री में लीगल एड सिस्टम को एग्जीक्यूट किया जा सके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 ये क्या कहता है कि जो लीगल सिस्टम है हमारा उसका काम क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे सभी को जस्टिस प्रोवाइड करवाना, फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाना, सुटेबल लेजिस्लेशन ला के या फिर स्कीम ला के, सो दैट कि कोई भी पैसे की कमी की वजह से जस्टिस को एक्सेस ना कर पाए। मतलब जस्टिस किसी को केवल इकोनॉमिक रीजन की वजह से डिनाई ना हो, ये इंश्योर करना, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39 में कहा गया है। और आर्टिकल 14 और 22(1) क्या कहते हैं कि स्टेट की ये ऑब्लिगेशन है कि वो इक्वेलिटी बिफोर लॉ को इंश्योर करे और एक ऐसा लीगल सिस्टम बनाए जहां सभी को जस्टिस पाने की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ऑब्जेक्टिव क्या है इस लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के? लीगल एड, फ्री लीगल एड एंड एडवाइस प्रोवाइड करवाना, लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करना, लोक अदालत को ऑर्गेनाइज करना, एडीआर मैकेनिज्म की हेल्प से डिस्प्यूट रिजॉल्व करना और जो भी एडीआर मैकेनिज्म्स हैं उनको लोक अदालत की हेल्प से रिजॉल्व करना। ये विक्टिम्स जो हैं उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड करवा सकता है। अब लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस की बात करें वेरियस लेवल पे, तो नेशनल लेवल पे तो नालसा हो गया जिसको लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंदर बनाया गया। इसको हेड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे हो जाएगा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसको हेड करेंगे उस स्टेट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएंगे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जिसको हेड करेंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट जज। तालुका लेवल पे तालुका लीगल सर्विसेज कमेटी जिसको हेड करेंगे एक सीनियर सिविल जज। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी। कौन कौन एलिजिबल है फ्री लीगल सर्विसेज के लिए? विमेन एंड चिल्ड्रन, SC ST के मेंबर, इंडस्ट्रियल वर्कमैन, मास डिजास्टर, वायलेंस, फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इन सभी के विक्टिम्स, डिसेबल्ड पर्सन्स और जो पर्सन्स कस्टडी में है वो सभी। ऐसे पर्सन जिनकी इनकम जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर की है मिनिमम अमाउंट उससे भी कम है तो वो पर्सन भी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो ह्यूमन बीइंग्स ट्रैफिकिंग के विक्टिम रहे हैं वो भी फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। रिलेटेड ऐप्स की बात करें तो एक लीगल सर्विस मोबाइल ऐप लाया गया, नालसा ने लॉन्च किया था इसको एंड्रॉयड और iOS दोनों वर्जन्स में, सो दैट कॉमन सिटीजन्स इजीली लीगल एड ले पाए, इजी एक्सेस उनको लीगल एड में मिल पाए। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? एरो इंडिया 2023 में मेन स्टार अट्रैक्शन कौन होने वाला है? LCA तेजस। तो LCA तेजस के बारे में हम पढ़ेंगे।
आर्टिकल में क्या दिया गया है कि ये जो एरो इंडिया है इसमें क्या किया जाता है, इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है उसको शोकेस किया जाता है और हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को भी यहाँ शो करने की कोशिश की जाती है। वेरियस स्ट्रक्चरल मॉड्यूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन हम यहाँ करते हैं, वेरियस सिस्टम्स का करते हैं और एलसीए तेजस का जो कि प्राइवेट पार्टनर्स के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। एलसीए तेजस है क्या, ये एक सिंगल इंजन लाइट वेट हाईली एजाइल मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है। इसके अंदर क्वाड्रुप्लेक्स डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम लगाया गया है जो कि एडवांस्ड फ्लाइट कंट्रोल लॉज के से एसोसिएटेड है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि प्राइमरी रोल तो इसके जो हैं वो हैं, सेकेंडरी रोल क्या है, एंटी शिप और रिकनेसेंस, मतलब जो दूसरे मिलिट्री एरियाज हैं उनके ऊपर नज़र रखने का काम प्लस एंटी शिप का काम इसके सेकेंडरी रोल्स हो जाते हैं। थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं इसको। ये जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1984 में स्टार्ट किया गया था, जब हमारे यहाँ एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश की गई सो दैट एलसीए प्रोग्राम को मैनेज किया जा सके। इसने जो MiG-21 फाइटर प्लेन्स थे उसको रिप्लेस किया था क्योंकि वो एजिंग हो रहे थे, मतलब पुराने होते जा रहे थे। इसको डिज़ाइन किया था एडीए ने, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंडर आती है। मैन्युफैक्चर किया था HAL ने, जो कि स्टेट ओन्ड कंपनी है। फीचर्स की बात करें तो ये लाइटेस्ट स्मॉलेस्ट और टेललेस मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है अपनी क्लास का। इसके अंदर एयर टू सरफेस प्री गाइडेड वेपन्स रखने के लिए, इसको कैरी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयर टू एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी भी इसके अंदर है, मतलब कोई और फाइटर प्लेन इसको जाके हवा में ही फ्यूल कर सकता है। मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी 4000 kg है। मैक्सिमम स्पीड इसकी मैक 1.8 हो सकती है। रेंज इसकी 3000 किलोमीटर है। वेरिएंट्स की बात करें तो तेजस के काफ़ी वेरिएंट्स है। तेजस ट्रेनर जो है इसमें 2 सीटर ऑपरेशनल कन्वर्जन ट्रेनर सो दैट एयरफोर्स पायलट्स को ट्रेन किया जा सके। एलसीए नेवी इसमें ट्विन एंड सिंगल सीट कैरियर कैपेबल है। इंडियन नेवी के लिए एलसीए तेजस नेवी MK2, ये इस एलसीए नेवी वेरिएंट का फेज 2 है। एलसीए तेजस MK1A, ये एलसीए तेजस MK1 का इम्प्रूवमेंट पार्ट है जिसके अंदर हाइयर थ्रस्ट इंजन लगाया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, साइट्स के डाटाबेस ने रिवील किया है कि रेड सेंडर्स की स्मगलिंग चल रही है। ठीक है, तो नाम से ही, इस हेडलाइन से ही दो चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती है। सबसे पहले तो रेड सेंडर्स, दूसरा साइट्स, दोनों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। साइट्स जो कन्वेंशन है ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है गवर्नमेंट्स के बीच में, जो ये इंश्योर करता है कि वाइल्ड एनिमल और प्लांट जिनका सर्वाइवल जो है वो खतरे में है उनका इंटरनेशनल ट्रेड ना हो, ऐसा इंश्योर करना साइट्स का काम है। और रेड सेंडर्स की बात करें तो रेड सेंडर्स का नाम है टेरोकार्पस सेंटालाइनस, या फिर इसे रेड सैंडलवुड भी कहा जाता है। ये एक एंडेमिक ट्री स्पीसीज है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ईस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और स्पेसिफिक है ये आंध्र प्रदेश में। इसकी हाइट 10 to 15 मीटर जाती है और ये इंडिया का मोस्ट एक्सप्लॉइटेड ट्री स्पीसीज है और इलीगल लॉजिंग और हार्वेस्टिंग का भी शिकार ये हो चुका है, होता रहता है। मतलब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंडर रेड सेंडर्स का इंपोर्ट प्रोहिबिटेड है और एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्टेड है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्ट तो बंद किया हुआ है सरकार ने, एक्सपोर्ट काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है। चाइना लार्जेस्ट इंपोर्टर है इस रेड सेंडर्स का, आपको ध्यान रखना है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 4 में इसको रखा गया रेड सेंडर्स को, और IUCN की रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि ये जो रेड सेंडर्स है ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग ट्री है जिसको बनने में या फिर बड़ा होने में 25 से 40 ईयर्स लग जाते हैं। तो और डिटेल में भी हम देखेंगे रेड सेंडर्स के बारे में। इस स्पीसीज का नाम मैंने आपको बताया टेरोकार्पस सेंटालिनस है। ये एक एंडेमिक ट्री स्पीसीज है जिसकी जोग्राफिकल रेंज मेनली ईस्टर्न घाट्स में है। ये स्पीसीज मेनली आंध्र प्रदेश के फॉरेस्ट में एंडेमिक है। रेड सेंडर्स जो है वो रोकी डिग्रेडेड और फैलो लैंड्स पे ग्रो की जाती है जहाँ रेड सॉइल होती है, हॉट और ड्राई क्लाइमेट होता है।
थ्रेट्स क्या हैं इसे? स्मगलिंग का है, फॉरेस्ट फायर, कैटल ग्रेजिंग और बाकी एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स भी इसको हैं। रेड सैंडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा थेरोपॉटिक प्रॉपर्टीज़ रखता है। इसकी एशिया में काफ़ी हाई डिमांड है, पर्टिकुलरली चाइना और जापान में, जहाँ इसको कॉस्मेटिक और मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में भी यूज़ किया जाता है। फर्नीचर, वुड क्राफ्ट और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इससे बनाए जाते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो IUCN की रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, साइट्स के अपेंडिक्स 2 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में है। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, ये भी इसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि फाइटोप्लाज्मा के द्वारा होती है। फाइटोप्लाज्मा क्या होते हैं? प्लांट टिश्यू के बैक्टीरियल पैरासाइट होते हैं जो इंसेक्ट वेक्टर से ट्रांसमिट होते हैं और प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन हो जाता है। कोई इसका इलाज अभी तक नहीं मिला है इस इन्फेक्शन का, इसलिए अगर किसी ट्री में ये हो जाता है तो उस इन्फेक्टेड ट्री को हमें काटना पड़ता है, हटाना पड़ता है, सो दैट इसका स्प्रेड रोका जा सके। पहली बार इस डिजीज को कोडागू कर्नाटका में 1899 में रिपोर्ट किया गया था और काफ़ी सारे ट्रीज को 1903 से 1916 के बीच में रिमूव किया गया था कोडागू और मैसूर रीजन में। आई होप आपको समझ आया होगा। साइट्स के बारे में देखेंगे। साइट्स क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें स्टेट्स और रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस वॉलेंट्री साथ में आते हैं। आपको ध्यान रखना है, वॉलेंट्री अपने आप सामने आते हैं प्रोटेक्शन के लिए। साइट्स जो है उसको 1963 में एक रेजोल्यूशन के तौर पे अडॉप्ट किया गया था बाय द मेंबर्स ऑफ IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN की मेंबरशिप जो है वो गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही है। इसमें पब्लिक, प्राइवेट और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को नॉलेज और टूल्स दोनों प्रोवाइड करवाए जाते हैं जिससे ह्यूमन प्रोग्रेस हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो और नेचर कंजर्वेशन सब चीज़ें साथ में चल सकें। जो साइट्स है ये फोर्स में आई जुलाई 1975 में। अभी इसमें 184 पार्टीज करंटली प्रेजेंट है। एम की बात करें तो इसका एम क्या है कि इंटरनेशनल ट्रेड्स जो है वो उनके सर्वाइवल को, वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स के सर्वाइवल को कोई खतरा ना पहुंचाए। साइट्स का सेक्रेटेरिएट UNEP के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है और ये लोकेटेड है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये कोऑर्डिनेटिंग, एडवाइजरी, सर्विसिंग रोल प्ले करता है इस कन्वेंशन की वर्किंग में। ये जो COP है साइट्स की, ये सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है इस कन्वेंशन की और इसी में सभी पार्टीज इंक्लूड होती हैं। लास्ट COP 17 जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी 2016 में। इंडिया ने थर्ड COP को होस्ट किया था 1981 में। साइट्स जो है वो पार्टीज पे लीगली बाइंडिंग है, लेकिन ये नेशनल लॉज की जगह नहीं लेता है, मतलब नेशनल लॉज में इसका कोई भी प्लेस नहीं देखा गया है। रादर ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है हर पार्टी को कि उसे अपने डोमेस्टिक लॉज में क्या चेंजेस करना है, क्या कुछ अडॉप्ट करना है कि साइट्स को नेशनल लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे को भी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को 2013 से। और इसी डेट को क्या हुआ था, ये कन्वेंशन साइन किया गया था 1973 में। UNGA जो है उसने भी साइट्स के सेक्रेटेरिएट को ग्लोबल ऑब्जर्वेंस के तौर पे, फैसिलिटेटर के तौर पे डिक्लेयर किया है। फंक्शन क्या है इस कन्वेंशन की? ये जो साइट्स है ये इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल में रखने का काम करती है। सभी एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, री एक्सपोर्ट उसका ध्यान रखती है कि जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो वो एक लाइसेंसिंग सिस्टम के द्वारा हो, ऑथराइज्ड तरीके से हो, इलीगल कुछ भी ना हो। सभी पार्टीज जो हैं कन्वेंशन की उनको मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को बनाना होता है सो दैट इस लाइसेंसिंग सिस्टम का वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। और साइंटिफिक अथॉरिटीज़ भी बनानी होती हैं जो कि उनको उस स्पीशीज़ के ट्रेड के स्टेटस के ऊपर एडवाइस देती रहे। अपेंडिसेस 1, 2 एंड 3 जो इस कन्वेंशन की है उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ को डिफरेंट लेवल के प्रोटेक्शन की बात की गई है सो दैट उनको ओवर एक्सप्लॉइटेशन से बचाया जा सके। अपेंडिक्स 1 में सबसे ज़्यादा एंडेंजर्ड जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको रखा गया है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो गोरिल्लाज, सी टर्टल, मोस्ट लेडी स्लीपर ऑर्चिड्स और गैंट पांडास इंक्लूडेड हैं। करंटली 1082 स्पीसीज इस लिस्ट के अंदर है। इनका खतरा है कि ये ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और साइट्स जो है इनके इंटरनेशनल ट्रेड को पूरी तरह प्रोहिबिट करता है। केवल एक एक्सेप्शन क्या है
कि जब इंपोर्ट का पर्पस जो है कमर्शियल ना हो, केवल साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको इंपोर्ट किया जा रहा हो, वरना इनका इंटरनेशनल ट्रेड एकदम प्रोहिबिटेड है। एक्सेप्शन केस में जब अगर ट्रेड करना भी है तो उस टाइम इंपोर्ट परमिट भी चाहिएगी और एक्सपोर्ट परमिट भी चाहिएगी। अपेंडिक्स 2 की बात करें तो इसमें ऐसी स्पीसीज आती हैं जिनका एक्सटिंक्शन तो नहीं होने वाला है, लेकिन अगर उनका कंट्रोल्ड मैनर में ट्रेड नहीं किया गया तो वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे आ जाएंगी। मेनली इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? अमेरिकन गिनसेंग, पेडलफिश लायंस, अमेरिकन एलिगेटर्स, महोगनी और काफ़ी सारे कोरल्स। तो इसमें कितनी सारी स्पीसीज है? 37,420। सबसे ज़्यादा जो स्पीशीज़ है वो साइट्स की अपेंडिक्स 2 में है। इसमें लुक अलाइक स्पीसीज भी इंक्लूड की जाती हैं, मतलब ऐसी स्पीसीज जो कि देखने में एक जैसी हैं और उनको कंजर्वेशन रीजन के लिए इस लिस्ट में रखा गया है। और इसके लिए भी अपेंडिक्स 2 के जो स्पीशीज हैं उनमें अगर आपको ट्रेड करना है उसके लिए भी एक्सपोर्ट परमिट और री एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा, लेकिन इनके लिए इंपोर्ट परमिट की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी कंट्री से अगर हमारी कंट्री में आएगी तो हमें इंपोर्ट परमिट की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। अपेंडिक्स 3 की बात करें तो इसमें ऐसी स्पीशीज़ को इंक्लूड किया गया है जिनमें ट्रेड को रेगुलेट किया जा रहा है ऑलरेडी और उनको दूसरी कंट्रीज़ के कोऑपरेशन की ज़रूरत है सो दैट उनका इलीगल एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इसमें कौन कौन इंक्लूडेड है? मैप टर्टल्स, वॉलरसेस, केप स्टैग बीटल्स। इसमें टोटल हैं अभी 211, सबसे कम अपेंडिक्स 3 में है। इंटरनेशनल ट्रेड जो होते हैं इसमें उसको अप्रोप्रिएट परमिट और सर्टिफिकेट के साथ अलाउ किया जाता है। इस जो भी स्पीशीज़ हैं उनको अपेंडिक्स 1 और 2 में ऐड भी किया जा सकता है और रिमूव भी किया जा सकता है, लेकिन वो कौन करेगा? केवल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करेंगी। जो स्पीशीज हैं उनको अपेंडिक्स 3 में से किसी भी टाइम रिमूव किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है और कोई भी पार्टी अपने आप ही उस अपेंडिक्स में ऐड और रिमूव कर सकती है। मतलब 1 और 2 में करना होगा तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी करेंगी और अपेंडिक्स 3 में करना है तो कोई भी पार्टी यूनिलेटरी उसको कर सकती है। आई होप आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है? कप्पन जो है वो क्या कहते हैं कि यूएपीए एक पॉलिटिकल टूल है। देखो, आपको किसी के भी ओपिनियन में नहीं जाना है कौन क्या कह रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए क्या है यूएपीए, क्या है यूएपीए। और दूसरा इन्होंने कहा है कि क्योंकि केरला के जर्नलिस्ट हैं सिद्दीकी कप्पन, इनको 28 मंथ्स के लिए अरेस्ट रखा गया। क्या चार्जेस थे? चार्जेस जो भी थे वो अंडर यूएपीए और पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो आपको यूएपीए के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है और पीएमएलए के बारे में। यूएपीए के बारे में देखें, यूएपीए का मतलब क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। इसको 1967 में पास किया गया था। इसका एम क्या था कि अनलॉफुल एक्टिविटीज एसोसिएशन को इफेक्टिवली प्रिवेंट करना। अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होगी? कोई भी इंडिविजुअल या एसोसिएशन कोई ऐसा एक्शन करे जिससे कि हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी या फिर सॉवरेनिटी पे कोई खतरा है या फिर वो डिस्टर्ब हो। तो ऐसा एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर देता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसे सेंटर को लगता है कि अनलॉफुल है उसको ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर सकती है। इसमें डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की भी हाईएस्ट पनिशमेंट दी जा सकती है। यूएपीए के अंदर इंडियन और फॉरेन नेशनल दोनों को चार्ज किया जा सकता है और इसमें ऑफेंडर्स को सेम मैनर में अप्लाई किया जाएगा अगर जो क्राइम है वो किसी फॉरेन लैंड पे हुआ है तो भी। यूएपीए के अंडर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैक्सिमम 180 डेज में चार्जशीट फाइल कर सकती है और जो ये ड्यूरेशन है इसको कोर्ट की हेल्प से थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सकता है। 2004 में अमेंडमेंट करके टेररिस्ट एक्ट की लिस्ट में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस को बैन करने की भी बात की गई थी, जिसमें 34 आउटफिट्स को बैन कर भी दिया गया। 2004 तक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में केवल एक्शंस की बात की जाती थी जो टेरिटरी से रिलेटेड थे, टेरिटरी को सेशन या फिर सेसेशन करने के से रिलेटेड थे। अगस्त में पार्लियामेंट ने यूएपीए अमेंडमेंट बिल 2019 में क्लियर किया था सो दैट इंडिविजुअल्स को भी टेररिस्ट घोषित किया जा सके कुछ सर्टेन ग्राउंड्स में, जो ग्राउंड्स इस एक्ट में ही प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये एक्ट
जो हमारे एनआईए के डायरेक्टर जनरल है उनको ये पावर देता है कि अगर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उससे रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी है तो उसका सीज और अटैचमेंट किया जा सके। ये पावर किसके पास है? एनआईए के डायरेक्टर जनरल के पास। और इस एक्ट में ये पावर भी दी गई है एनआईए के ऑफिसर्स को, जो भी इंस्पेक्टर की रैंक से ऊपर हैं, वो टेररिज्म के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं डीएसपी के साथ, एसीपी और जो इससे अबव रैंक के ऑफिसर हैं उनके साथ। आई होप आपको यूएपी अच्छे से समझ आया है, इम्पोर्टेंट है। अब हम प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। 2002 में लाया गया इसको। इसका काम क्या था कि इंडिया में ऐसा फ्रेमवर्क लेके आना जिससे कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम से हम कॉम्बैट कर पाएँ। इस एक्ट के प्रोविजंस सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स इंक्लूडिंग आरबीआई, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज पे एप्लीकेबल होते हैं। 2012 में इसमें अमेंडमेंट किया गया और एक रिपोर्टिंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट इसमें ऐड किया गया जो कि बैंकिंग कंपनी हो सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंटरमीडियरी। पीएमएलए 2002 जो था उसमें 5 लाख तक का फाइन रखा गया था, लेकिन अमेंडमेंट लाके इसकी अपर लिमिट को रिमूव कर दिया गया, मतलब कितना भी फाइन गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा सकता है अंडर पीएमएलए। और इसमें प्रोविजनल अटैचमेंट का प्रोविजन भी दे दिया गया और प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने की भी बात की गई अगर कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व पाया जाता है तो। आई होप आपको समझ आया होगा। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कवर किए। अगर लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब जो हमने आज क्वेश्चन किया था उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।